अमित कुमार प्रामाणिक। हेलो। यस सर, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू बता, ये एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालने का वो बता रहे थे प्रोसेस सर। क्या क्या बताए थे उसमें? उसमें बताए थे पहले एग्रीगेट को 12.5 mm और 10 mm से सीव करेंगे। जो 10 mm सीव में जो रिटेन करेगा उसको मोल्ड में 3 उसको प्लेस करेंगे और पर लेयर को 25 टेम्पिंग रॉड से, मतलब टेम्पिंग रॉड से 25 टाइम्स टैम्प करेंगे। उसके ठीक बाद है। उसको मोल्ड में प्लेस करके, उसके बाद हैंडल को अनलॉक करके 25 टाइम्स उसको ये करेंगे। 25 नंबर ऑफ टाइम उसको ब्लो देंगे, यही है? देंगे। यस सर। यस। उसके बाद क्या होगा कि जब मेरा एग्रीगेट फिर जब क्रश हो जाएगा, बता रहे थे देखो सर, कि फिर क्या होगा कि हमारा एग्रीगेट जो होगा वो उसको इम्पैक्ट देने के बाद हमारा इसमें जो भी हमारा एग्रीगेट था वो क्रश हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा कि हम क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे करने के बाद इम्पैक्ट देने के हैमर से वो एग्रीगेट क्रश होगा। अब फिर हम क्या किए कि इस मोल्ड को उठाएंगे। पहले जैसे कि हम कर रहे थे कि हम इस मोल्ड में जैसे ही पहले मेरा इम्पिटी मोल्ड था हमारा। उसके बाद जब हम सबसे शुरू में 12.5 mm से जो हमारा सी पास किया था और 10 mm से जो रिटर्न किया था, तो सबसे शुरू में जो मोल्ड में हम लोग भर रहे थे, पहले इम्पिटी मोल्ड था हमारा वेट, इसका मान के चलो आया W। उसके बाद जब हम लोग इसको फिल कर लिए थे एग्रीगेट से, तो हमारा उसका वैल्यू आया था W1। तो हमको जो भी वेट होगा एग्रीगेट का, वो हमारा W1 माइनस W जब कर देंगे तो हमको एग्रीगेट वेट का मिल जाएगा। इसी को हम लोग W1 मान लिए थे कि हमारा जो था वो हमारा वेट ऑफ एग्रीगेट आ गया था। तो ये पूरा का पूरा हमको मिल गया था। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा ये इम्पैक्ट हो जाएगा, इसको हटाएंगे। 2.36, यहाँ भी ध्यान देना, हम बस जब एब्रेशन टेस्ट करेंगे वहां पे अपने सीव को चेंज करेंगे, नहीं तो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में जो हमारा सीव वहां पे था वही हमारा सीव यहाँ पे भी आएगा और सेम टू सेम चीज करेंगे। बस क्रशिंग में ग्रेजुअली लोडिंग कर रहे थे, यहाँ पे इम्पैक्ट लोडिंग कर रहे हैं। वहां पे हम लोग क्रशिंग वैल्यू में हम लोग एग्रीगेट के स्ट्रेंथ को चेक कर रहे थे, यहाँ पे एग्रीगेट के हम टफनेस को चेक करते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना टफ है। तो ध्यान देना, इम्पैक्ट टेस्टिंग हमको एग्रीगेट के टफनेस को देता है। नेक्स्ट है कि जब हमारा 2.36 mm से सीव हो जाएगा, फिर हमारा जो एग्रीगेट क्रश हुआ है वो हम अपने पैन में कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसका हम लोग वेट ले लेंगे, तो हमको जो भी वेट आएगा वो W2 आएगा। अब यहाँ पे भी हम इम्पैक्ट एग्रीगेट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेंगे W2 बाई W1 इंटू 100। तो W2 बाई W1 इंटू 100 करके हम लोग एग्रीगेट वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हमको W2 का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पे मान के चलो जो हम लिए थे वो हमारा था 1 kg, पिछले वाले क्लास की तरह मान के चलो हमारा W1 का वैल्यू था 2 kg और W2 जो एग्रीगेट इम्पैक्ट हो गया हमारा, और उसके बाद जो इम्पैक्ट होने के बाद जो हमारा क्रश हुआ वो आ गया हमको 1 kg। तो यहाँ पे हमको आया 0.5। अब जो हमको एक और वैल्यू आया जो एग्रीगेट हम अलग से लिए थे, जैसे बताए थे कि हम हमारे पास एग्रीगेट का सैंपल बहुत जगह से आएगा। हो सकता है एक एग्रीगेट का सैंपल हमारे पास उधर से आ जाए, जैसे कि चाईबासा में टेस्टिंग करना है तो एक रांची से आ जाए और एक उधर हमारे पास जादूगोड़ा से आ जाए। दोनों जगह पहाड़ है, दोनों जगह का एग्रीगेट हो सकता है कि एक पुराना पहाड़ है, एक थोड़ा सा नया पहाड़ है, तो दोनों जगह का एग्रीगेट आएगा। तो एक जगह का एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू अलग आएगा, दूसरे जगह का एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू अलग आएगा। तो किस एग्रीगेट से रोड बनाएंगे या फिर कौन सा एग्रीगेट से रोड बना हुआ ज्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि जो ज्यादा टफ होगा वो ज्यादा दिन तक चलेगा, तो इसके लिए हम W2 के वैल्यू को निकालेंगे जैसे अपने लैब में निकालेंगे वैसे। तो एक का W2 का वैल्यू आ गया 1 kg,
1 kg हमारा क्रश होकर निकल गया। कितना बेट से? 2 kg से। तो इसका IAV का वैल्यू आया 0.5। एक जगह जो था हमारा ये क्रश हुआ 0.5 kg, 0.5 kg 2 kg में। तो देखो दोनों में से, या फिर यहाँ पे मान के चलो हम लेते हैं 4 kg, अच्छा वैल्यू हमारा आ जाए। तो मान के चलो W1 हम लिए 4 kg, 4 kg में मेरा W2 जो था वो 2 kg हमारा क्रश होके निकल गया, इम्पैक्ट होके निकल गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 0.5। अब यहाँ पे देखो अगर हमारा 4 kg ही था, यहाँ पे मान के चलो हमारा था 4 kg, इसको हटाओ सबको। ये था तुम्हारा मान के चलो 4 kg ही था शुरू में हमारा बेट, तो ये है 4 kg। और हमारा जो W2 आया वो, तो इसका वैल्यू आया 0.25। तो 0.25 से ज्यादा है तुम्हारा एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू 0.5 का। तो 0.5 तुम्हारा वैल्यू ज्यादा है और 0.25 वैल्यू तुमको कम है। डेट मीन्स अगर तुम्हारा एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू ज्यादा है, डेट मीन्स वो एग्रीगेट हमारा खराब है। क्यों वो एग्रीगेट हमारा खराब है? क्योंकि जो बेट इम्पैक्ट होने के बाद आया वो हमारा ओरिजिनल बेट से थोड़ा ही कम आया होगा, या फिर जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हमारा आया W2 जो वैल्यू आया वो हमारा ज्यादा आएगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 2 एग्रीगेट लिए, एक एग्रीगेट था मेरा रांची का, एक था जाडूगोला का। तो जाडूगोला से जब हम चेक किए तो हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आया था 0.25, रांची वाले से किए तो हमारा आ रहा था 0.5। तो हमारा हमको पता चल गया कि एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू AIB या फिर IBA जो भी हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो हमारा ज्यादा आया। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू अगर ज्यादा तो एग्रीगेट जो है वो हमारा खराब क्वालिटी का है। दैट मीन्स उस एग्रीगेट में मेरा टफनेस कम। जैसे हम पिछले क्लास में क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू जब बताए थे एग्रीगेट का, तो वहां पे भी ये चीज बताए थे कि जैसे ही क्रशिंग वैल्यू तुमको ज्यादा आएगा, समझ जाना कि तुम्हारा जो भी एग्रीगेट है वो खराब क्वालिटी का एग्रीगेट है, उस एग्रीगेट में स्ट्रेंथ हमको कम मिलेगा। तो समझ जाना उस एग्रीगेट में हमको टफनेस कम मिलेगा। थ्रू आउट अगर एक लाइन में एनालिसिस करोगे क्रशिंग वैल्यू टेस्ट ऑफ एग्रीगेट का, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट ऑफ एग्रीगेट का, तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि सब कुछ तो सर हम सेम रखे, बस ये था कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग ग्रेजुअल लोडिंग दिए UTM पे ले जाके, और इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में हम लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने एग्रीगेट को। बाद बाकी तो सर सीप भी सेम था, 12.5 10 रिटेन किया, मोल्ड भी लगभग सेम था, यहाँ भी 2.36 mm के सीप से पास कराए। इसका भी हमको रेशियो निकालना था तो W2/W1 into 100 किए। यहाँ भी हम देखे कि अगर ज्यादा वैल्यू है W2 का, दैट मीन्स हमारे पास जो उसका वैल्यू आएगा वो क्रशिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू आए या फिर इम्पैक्ट टेस्ट का वैल्यू आए, वो भी हमारा ज्यादा आएगा। अगर हमारे पास वैल्यू ज्यादा आ गया दैट मीन्स जो उस एग्रीगेट के द्वारा प्रॉपर्टी आएगा वो प्रॉपर्टी हमारा अच्छा नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे का वाइस वर्सा है, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखें। ओके, अब जो भी टेस्ट था वो तुम लोगों को समझा दिए। अब लैब मैनुअल में देखते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट बाय पॉइंट हमको क्या क्या दे रखा है, मोल्ड का साइज, जो भी हमारा हैमर का वेट है वो क्या दे रखा है। आई थिंक इसको देख लेते हैं। ओके, बाद बाकी जो टेस्ट था वो तुमको बता दिया, और एक जो लास्ट पॉइंट था वो भी बता दिए। IRC भी इसका अपना वैल्यू दिया है कि इम्पैक्ट एग्रीगेट का वैल्यू कितना होना चाहिए, या फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए हमारे बेस कोर्स के लिए, हमारे सरफेस कोर्स के लिए, या फिर जो भी हमारा सब बेस वाले कोर्स के लिए। तो इसका जो भी वैल्यू है वो ध्यान में रखना, और इसका जो भी IS कोड नंबर है वो ध्यान में रखना। ओके, यस सर। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। कहाँ गया ट्रांसपोर्टेशन? इसको दे दिख रहा है सबको? यस सर। सर ओके, चलो चलो ठीक है। देखो हमारा एम है
तो डिटरमाइन द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ गिवन एग्रीगेट एज पर IS 2386। तो हमारा जो भी ये एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालना है इस एग्रीगेट का, उसका IS नंबर हमको दिया हुआ है, जो कि ध्यान में हमको देना है। एपरेटस है, द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ एन इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। बताए थे कि हमारा एक ये मशीन ही होता है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। तो मशीन कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बेस, नीचे मेटल बेस होगा, जैसे उधर बेस प्लेट था वैसे ही यहाँ पे भी मेटल बेस होता है। A detachable cylindrical steel cup of internal diameter, जो हमारे नीचे जो स्टील सिलिंड्रिकल स्टील कप होता है उसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है तो 10.2 सेंटीमीटर, डेप्थ भी तुमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मतलब इसी में हमको जो है अपने ये एग्रीगेट को फिल करना है। ठीक है, ये डिटैचेबल है, मतलब इसको हम लोग हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा ये टेस्टिंग मशीन है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, उसके नीचे वेस्ट प्लेट में हमारा ये रखा हुआ रहता है सिलिंड्रिकल स्टील कप, तो इसको हम हटा के बाहर भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि इससे रिजिडली फिक्स है, इसको हम लोग जब चाहे हटा सकते हैं। तो यही point। इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो दे रखा है कि इसका डायमीटर इतना है, इसका डेप्थ इतना है। उसके बाद बोला कि मेटल हैमर ऑफ वेट बिटवीन 13.5 टू 14 kg। एक जो हैमर है, बताएं तो कि हैमर है वो 13.5 या फिर 14 kg का है। वो 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये उसका अपना दे रखा है, वेट दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, लंबाई दे रखा है। एंड अरेंजमेंट फॉर राइजिंग द हैमर, ऊपर उठाने के लिए, एंड अलाउ इट टू फॉल फ्रीली बिटवीन वर्टिकल गाइड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर से हम लोग इसको फ्री फॉल कराते हैं। और ये सब कुछ दे रखा है कि हम लोग को उसको अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि हम अपने हैमर को ऊपर उठा के लेके जाए तब तो उस पर इम्पैक्ट कर पाएंगे। यहाँ से बताएंगे कि इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में नीचे हमारा कप रखा हुआ है, इसी में सब एग्रीगेट को फिल करके रखें। और ध्यान दे के चलो, मतलब ये जो पेमेंट मटेरियल है इससे एकदम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब तुम जो भी एग्जाम देने जाओगे SSC JEE AE या फिर ESE का गेट का, उसमें इस टॉपिक से एक ना एक दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। या तो वो एग्रीगेट से पूछ देता है, नहीं तो तुम्हारा ये बिटुमिन से पूछ देता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और टेस्टिंग से ही तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देगा और यही सारा का सारा चीज जो है तुमसे पूछ देगा। हाँ, ये है कि अच्छा एग्जाम जो है जैसे गेट और ESE वो डायमेंशन स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब वो तुमसे ना वेट ऑफ हैमर पूछेगा, ना तुमसे हाइट ऑफ फ्री फॉल पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन इसी में वो तुमसे पूछ देता है कि तुम्हारा इम्पैक्ट टेस्टिंग वैल्यू तुमको कितना क्या देता है एग्रीगेट का, तुमको पता चलेगा कि वो हमको टफनेस देता है। लेकिन वही जो SSC JEE हो या फिर AE का एग्जाम हो, वो सब ये तुमसे पूछ देगा कि हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर कितना होता है, तो याद करना पड़ेगा कि 38 सेंटीमीटर होता है। तो ये तुमसे पूछ सकता है कि जो कप होता है स्टील कप, उसका इंटरनल डायमीटर और डेप्थ कितना होता है, 10.2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, या फिर कहीं दे देगा 12.5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो ये सारा का सारा चीज जितना अगर वैल्यू याद कर पाते हो तो तुम ही लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग याद कर पाओगे वही क्वेश्चन बना पाओगे, आगे नहीं कर पाओगे तो नहीं बना पाओगे। तो कोशिश करो कि किसी भी चीज को, जैसे अब हम समझा दिए तो इसको बता रहे हैं, तो जो जो वैल्यू है उसको एक बार अपने माइंड में रखो। अभी एक बार हम बता रहे हैं और 2 बार रिपीट कर देंगे 38, फिर उसको 1-2 बार खुद से पढ़ो। तो ये सारा का सारा चीज अब कोशिश करो कि माइंड में आ जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे चला गया, तो जॉब पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सारा का सारा चीज ध्यान में रख के कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और रटना भी पड़ेगा, इसलिए सब कुछ को देखते चलो। और बाकी चॉइस योर, पढ़ोगे होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या, ऐसे ही सब निकलते चला गया, तुम लोग भी निकल जाओगे। नेक्स्ट है तुम्हारा, क्या बता रहे थे, हाँ यहाँ तक हो गया था कि हम लोग 38 सेंटीमीटर के हाइट से इसको छोड़ते हैं। फिर बोला सिलिंड्रिकल मेटर मेजर हैविंग 7.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर फॉर मेजरिंग एग्रीगेट। ठीक है, एक मेजरमेंट के लिए भी हमारे पास होगा। फिर टेम्परिंग रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 23 सेंटीमीटर राउंडेड एट बोथ एंड। हमारे पास जो टेम्परिंग रॉड होगा वो भी दोनों तरफ से गोल होगा, मतलब ऐसे राउंडेड होता है। देखना वो जो ऑपरेटर्स करा देंगे टेस्टिंग का, मतलब जो ऑपरेटर्स दिखाएंगे तो देख लेना वहाँ पे। तो ये जो तुम्हारे पास टेम्परिंग रॉड रहता है इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का गोला है ये, और 23 सेंटीमीटर ये लंबा है। फिर सी 12.5, 10 और 2.36 हमको पता है। बैलेंसिंग कैपेसिटी उसका कुछ एक्यूरेसी वैल्यू होगा, और क्या क्या होगा वो देखो। थ्योरी में क्या बोला, थ्योरी में देखो टफनेस बोला ना, टफनेस देखो
एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो है हमको टफनेस देता है। तो टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू easiest impact. Due to moving loads, the aggregate are subjected to pounding action or impact, and there is possibility of stone breaking into smaller pieces. बात सब सही है, समझ में भी आता है। Therefore, a test designed to evaluate the toughness of a stone, that means the resistance of a stone to fracture under repeated impact, may be called impact test on aggregate. अब impact test on aggregate हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग बार बार क्या कर रहे थे कि अपना इसी मोल्ड पे लाके अपना प्रीफल कर रहे थे, क्योंकि हमारे एग्रीगेट के साथ ऐसा ही होता है। हमारा ये रोड बना हुआ है, ये सब प्लान भी होता है, हमारा ये रोड है तो हमारा इस डायरेक्शन से बढ़ रहा है। यहाँ पे बेचारा एग्रीगेट एक पहले लगा था, यहाँ पे जो एग्रीगेट बेचारा 1 साल पहले लगा था, इस पे हर एक टाइम जा रहा है और कंटिन्यूअसली 24/7 ईयर्स खींचते रहा, मतलब 24 घंटे। हो सकता है किसी आवर में ट्रैफिक का वॉल्यूम कम होगा, लेकिन ऐसा होगा कि अब रात के 12 से 1 बजे भी हमारा रूट रहता है, इसमें से कि 2-4 तस्कारी निकल जाएगा 2 बजे, मतलब एग्रीगेट पे वैल्यू ही लगता है। तो इसी के लिए हम जो है एग्रीगेट को टेस्ट करते हैं कि एग्रीगेट हमारा जो है वो कितना टफ है, तो कितना टफ है, और हमारा एग्रीगेट पे हमेशा इम्पैक्ट वैल्यू लगता ही लगता है। इसलिए हम लोग ये टेस्ट को कर रहे थे। तो ऊपर वाला लाइन में यही कहना चाह रहा था कि हमारा जो एग्रीगेट है उस पे हमेशा लोड लगते रहता है, इम्पैक्ट लोड लगते रहता है, इसीलिए हम अपने एग्रीगेट पे इम्पैक्ट टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि द टेस्ट कैन बी कैरीड ऑन, यहाँ पे देखो, द टेस्ट कैन बी कैरीड ऑन सिलिंड्रिकल स्टोन स्पेसिमेन नोन एज पेज इम्पैक्ट टेस्ट, कुछ बोला है इसको। द एग्रीगेट impact test has been standardized by Indian Standard Institution. The aggregate impact test is conducted as per IS 2386. ऊपर दे रखा है, ये वैल्यू याद रखना कि 2386 क्या है। उसके बाद कुछ बोला, आई थिंक पार्ट 4 तुम्हारा IS 2386 पार्ट 4 ही है तुम्हारा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट का। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे W नहीं, पार्ट 4 है, IS 2386 पार्ट 4। 2386 का ही तुम्हारा पार्ट 1 हो गया क्रशिंग, 2386 का ही पार्ट 2 हो जाएगा एब्रेशन, 2386 का ही पार्ट 3 हो जाएगा साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। तो ये चौथा पार्ट आ जाएगा तुम्हारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 2386 का ही पार्ट 4। अब क्या है, द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स द रिलेटिव मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू अ सडन shock or an impact, which in some aggregate differ from its resistance to a slow compressive load in crushing test. A modified impact test is also often carried out in the case of soft aggregate to find the best impact value after shocking the test sample. ये सारा का सारा पॉइंट जो है ऑटोमेटिक ऐसे ही दे रखा है, और जो दे रखा है वो आई थिंक सबको क्लियर है कि जो भी एग्रीगेट रहता है वो अपना उस पर सडन शॉक लगता है, इम्पैक्ट लगता है। एग्रीगेट जो है वो डिफर करता है कि कहाँ का एग्रीगेट है। एक एग्रीगेट में हो सकता है कि तुम्हारा जो ये इम्पैक्ट लोड हो वो ज़्यादा हो, दूसरे एग्रीगेट में तुम्हारा इम्पैक्ट लोड कम हो। तो ऐसे ऐसे पॉइंट ये तुमको दे रखा। नेक्स्ट, जो हमारे मेन काम का चीज़ है कि हमारा जो भी इम्पैक्ट वैल्यू है वो पेमेंट के हर एक लेयर के लिए अलग अलग होता है। तो जो हमारा IRC कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू देगा, इस सब बेस कोर्स के लिए हमारा कितना होगा, हमारे बेस कोर्स के लिए कितना होगा, उसमें भी हमारा अगर वाटर बॉन्ड मैकेडम है तो उसमें कितना होगा, अगर बिटुमिनस मैकेडम है तो उसमें कितना होगा। तो ये पार्टिकुलर हमारे पास 4 से 5 वैल्यू आ जाते हैं कि जो भी हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो हमारा सब बेस कोर्स के लिए कितना होगा, फिर से बता दे रहे हैं, बेस कोर्स के लिए कितना होगा। और ये जो वैल्यू है इसको याद रखना है, क्योंकि ईएस में इससे क्वेश्चन पूछता है, इवन गेट में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सब बेस कोर्स में तुम्हारा कितना परसेंट जो है, अगर वाटर बॉन्ड मैकेडम है तो इम्पैक्ट वैल्यू होना चाहिए, या फिर तुम्हारा बेस कोर्स जो है उसमें अगर वाटर बॉन्ड मैकेडम है तो उसमें कितना होना चाहिए। फिर तुमसे पूछ देगा कि अगर तुम्हारा बिटुमिनस मैकेडम है, और बिटुमिनस मैकेडम क्या है, वाटर बॉन्ड मैकेडम क्या है। ये सारा का सारा हमारे इंडिया में रोड कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि मैकेडम रोड कंस्ट्रक्शन से ही हमारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है रोड का वो शुरू हुआ था। तो इंडिया में हमारा बिटुमिनस मैकेडम सब फर्स्ट टॉपिक में आई थिंक बताए थे, सबको याद है। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे ये सब
ये मैकएडम रोड कंस्ट्रक्शन, बिटुमिनस मैकएडम, वाटर बॉन्ड मैकएडम, वेट मिक्स मैकएडम, ये सब बताए थे, याद है सबको? Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है। तो ये देख लो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा इसका मतलब थ्योरी पार्ट था कि कैसे कैसे हम लोग इसको करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कि इसका प्रोसीड्योर क्या है। तो प्रोसीड्योर भी सिंपल है। क्या है? द टेस्ट सैंपल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 12.5 सीम एंड रिटेन ऑन 10 mm शीट एंड ड्राइड ओवन फॉर 4 आवर एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो भी हमारा एग्रीगेट रहता है उसको 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक के ओवन में हम लोग उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा मॉइस्चर हो वो उसे रिमूव कर जाए, क्योंकि जो भी हमारा एग्रीगेट आया वो, इसका लेक्चर देख रहे थे जब वीडियो देख रहे थे क्रशिंग वैल्यू का, तो वहाँ क्वेरिंग ऑफ स्टोन से हमारा एग्रीगेट आता है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन मतलब जो भी हमारा स्टोन आता है, स्टोन हमारा रॉक से आया, अब जो स्टोन आता है उसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है क्वेरिंग ऑफ स्टोन। उसके बाद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं स्टोन का। उसके बाद उसको हम लोग यूज के लिए लाते हैं। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहने का मतलब कि स्टोन को हम लोग को खोद के लाना। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन करते रहते हैं तो उस टाइम क्या करता रहता है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हर एक जगह वेरी करते रहता है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण जैसे ही क्वेरिंग होता है स्टोन, उस पर मॉइस्चर का कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन का चांस रहता है कि हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा पहले ओवन में रख के गर्म कर लें। तो वही बोला कि 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसको गर्म करते हैं। फिर 12.5 mm जब ठंडा हो जाए फिर एग्रीगेट, फिर 12.5 mm के सीप से उसको पास करा के फिर 10 mm के सीप से जो रिटेन करेगा, ये सारा का सारा कहानी हमको आई थिंक सब कुछ हम तुमको बता चुके। फिर क्या बोला कि द एग्रीगेट आर फिल्ड अप to 1/3 full in the cylindrical measure at tempered 25 times with rounded edge of tempering rod। तो सबको पता है कि हमको 1/3 मतलब 3 लेयर में हमको भरना है। उसके बाद उसमें हमको 25 बार जो है टेम्परिंग रॉड से टेम्पर करना है। फिर बोला द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर मेजर इज फिल्ड बाय 2 लेयर एंड ईच लेयर बीइंग टेम्पर्ड 25 टाइम्स। वही बात है, एक लेयर को भर के 25 टाइम ब्लो देंगे, फिर दूसरे लेयर को भर के 25 टाइम ब्लो देंगे, फिर तीसरे लेयर को भर के 25 टाइम ब्लो देंगे। फिर बोला द ओवरफ्लो ऑफ एग्रीगेट इन सिलेंडर मेजर इज कट ऑफ बाय टेम्परिंग रॉड यूजिंग इट हैज अ स्टेट एज। तो जो हमारा स्टेट एज ऊपर वाला जो देखो, ये देखो सर, ये जो हमारा मोल्ड बना, ये जो हमारा मोल्ड बना, ये मोल्ड जब बना तो हमको यहाँ पे पूरा का पूरा जब एग्रीगेट फिल हो जाए, तो ऐसा नहीं कि कुछ एग्रीगेट का ऐसा कहीं ये पोर्शन निकला हुआ रहे या फिर किसी एग्रीगेट का यहाँ पे गोल वाला राउंडेड पोर्शन निकला हुआ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पूरा का पूरा इसको अच्छे से एकदम स्मूथ ऊपर वाले सरफेस को कर लेना है। तो उसके करने के लिए हमारे पास एक स्केल था क्योंकि हम देखे थे, या फिर टेम्परिंग रॉड से इसको अच्छे से पीट पीट के इसको कर लेना। बोला the entire aggregate sample in a major cylinder, हम लोग डेटा the aggregate from the cylinder measure are carefully क्या लिखा है, carefully transferred into the cup which is firmly fixed in position on the base plate of machine, then it is tempered 25 times। जो एग्रीगेट था उसको फिर हम लोग जो कप होता है उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं और 25 नंबर ऑफ फ्लोज दे देते हैं। जनरली ऐसा हम लोग जो अभी तक जो किए वो सारा का सारा चीज हम अपने कप में ही कर लेते हैं। जो हमारा कप रहता है उसी में हम लोग कर लेते हैं। फिर क्या बोला द हैमर इज राइज्ड until its lower face is 38 cm above the upper face of aggregate in the cup। तो ये सारा का सारा चीज हमको पता है कि हमको जो हैमर है उसको 38 सेंटीमीटर ऊपर तक हमको राइज करना है, और 38 तक राइज करेंगे मीन्स जो हमारा एग्रीगेट का ये सरफेस है इससे 38 सेंटीमीटर ऊपर हमारा एग्रीगेट ये हैमर का हाइट होना चाहिए। फिर क्या कराएंगे, द हैमर इज राइज until its lower face is 38 centimeter 38 centimeter above the upper surface of aggregate in the cup and allowed to fall freely on the aggregate। फिर बोला the test sample is subjected to a total of 15 such blow each being delivered at an interval of not less than
1 second. The crushed aggregate is then removed from the cup and the whole of it is sieved on 2.366 mm sieve until no significant amount passes. The fraction passing the sievage weight accurate to 0.1 gram. मतलब ये एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हमारा वेट जो है एक्यूरेट, मतलब ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे जो है शिव शंकर नापा तो उसको आया कि वो नाप के बताया कि सर हमारा वेट जो है वो 17.1 ग्राम आ रहा है, और कोई यहाँ पे दीपा है वो नाप के बता दी कि सर हमारा वेट जो है 18.5 ग्राम आ रहा है। इतना वेरिएशन नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 0.1 ग्राम तक का ही वेरिएशन होना चाहिए। रिपीट द स्टेप स्टेप विथ अदर फ्रेश सैंपल। हमारे पास जो फ्रेश सैंपल होगा उससे फिर हम रिपीट करेंगे। और पता ही है कि जितना टाइम अगर हमारा सैंपल साइज बढ़ जाता है, तो अगर सैंपल साइज हमारा बढ़ता है तो एरर का चांसेस कम हो जाता है। इसीलिए हम एक एग्रीगेट पे 3 बार टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर तीनों का एवरेज निकाल के हम जो हमारा वैल्यू आता है उसको हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं। फिर बोला मतलब क्या किए, हमारा जो भी था वो 38 सेंटीमीटर से ऊपर ले गए अपने हैमर को, फिर छोड़े, ऐसा हम 15 बार हम उसको दिए। और हमारा जो इंटरवल होना चाहिए वो भी 1 सेकंड, मतलब ले गए छोड़े, फिर उठाएं फिर छोड़े, फिर उठाएं फिर छोड़े। डेट मीन्स ऐसा हमको 15 से 20 सेकंड के इंटरवल में हमको कर देना है पूरा का पूरा, फिर उसको उठा के हमको अपना वेट करना है। Let the original weight of oven dry sample with W gram and weight of fraction passing 2.36 mm seal will be W2 gram. Then aggregate impact at the percentage of fines formed in term of total weight of the sample. फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का इस टाइप का चार्ट रहता है, जो कि देखो सीरियल नंबर 1 सीरियल डिटेल ऑफ सैंपल, ट्रायल 1 ट्रायल 2 पे हैं, तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल के रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू था कि हम इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे बताए थे लगभग तुम्हारा वैसे ही इसको हमारे कैलकुलेट करने का भी तरीका या फिर टेक्निक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर इसका कैसे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं वो दिखा देते हैं। सर हम लोग का चले आगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। टफनेस हाँ और बोलो। स्ट्रेंथ दोनों में डिफरेंस यही होता है ना कि एक में इम्पैक्ट लोडिंग पड़ता है और एक में ग्रेजुअल। हाँ तो हाँ मतलब तुम्हारा अगर हम लोग का टफनेस बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। टफनेस अगर तुम्हारा बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ भी तुम्हारा बढ़ेगा। अब ये सारा का सारा टफनेस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सारा का सारा तुम इसको सॉन्ग से भी समझ सकते हो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या होता था, तुम्हारा टफनेस क्या होता था। स्ट्रेंथ का मतलब हो सकता था कि तुम्हारा जो भी मटेरियल हो वो तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ तक ले पाता है, और टफनेस का मतलब था कि तुम इसको देखते थे कि हमारा ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जाता था, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहता था। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर हम लोग ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे आता था, फिर ऐसे होके एल्ड होके फिर ऐसे जाके यहाँ पे जाके फ्रैक्चर कर जाता था। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया होता था ये हमको मॉडुलस ऑफ टफनेस देता था, और इससे पहले हम लोग टफनेस निकालते थे। तो टफनेस अलग चीज है, स्ट्रेंथ अलग चीज है। लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो कि सर अगर हमारा मटेरियल का टफ है तो क्या उसका स्ट्रेंथ भी जैसे जैसे टफनेस हमारे मटेरियल का बढ़ते चला जाएगा वो हमारा मटेरियल स्ट्रेंथफुल होते जाएगा, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, अगर किसी भी मटेरियल का टफनेस बढ़ते जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ते चला जाएगा। लेकिन टफनेस अलग चीज है, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ अलग चीज है। ओके, ये सारा का सारा मटेरियल प्रॉपर्टी है। यस सर ठीक है। चलो आगे चले। ओके ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। क्या है तुम्हारा इम्पैक्ट टेस्ट ऑन एग्रीगेट। चलो ठीक है। अगर सेशन एंड हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लास्ट है हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट।
तो इसको अच्छे से देख लो, जो भी इसका 10-15-20 मिनट का टेस्टिंग है इसको देख लो, फिर क्लास को एंड कर। ओके यस सर। ओके चलो ठीक है, सब लोग आराम से देखो। ये सब देखे हो, कभी ट्रांसपोर्टेशन लैब में गए हो तो ये मशीन देखे हो तुम लोग, याद करो। सर हम लोग नहीं गए हैं ट्रांसपोर्टेशन लैब में। कभी नहीं गए हो? नहीं सर, हम लोग यहाँ 4th सेमेस्टर में ही आ गए थे, 1 साल से। ओके ओके, तो कोई नहीं देखे हो? आई थिंक जो डिप्लोमा किए हो वो भी नहीं देखे हो क्या, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन? देखे हैं सर। ओके ओके चलो ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है। तो जो नहीं देखे हो तो देखते चलो आराम से, जो जो पॉइंट आएगा, जो लिखिएगा कि डिस्कस करना है वो करते चले जाएंगे। यही है तुम्हारा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। तो इसमें कलम चल सकता है, देखते हैं। हटो यार, कैसे हटेगा ये? चलो ठीक है सब लोग को। Hello viewers and welcome to this series on laboratory testing in highway engineering. As we know, aggregates are the prime constituents of different layers of road pavement. The aggregates are subject to bear the impact load caused सबको ऑडिबल है? by moving vehicles. यस सर। ओके 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 चलो ठीक है। यस सर। Property to resist the impact load is termed as toughness. It is determined by aggregate impact value. In this program, we shall see as how we determine aggregate impact value. As per IS 2386 part 4, the apparatus required to determine impact value consists of an impact testing machine and other equipment shown here. Is to hold the cylindrical cup in position. It has two vertical guides which control the movement of a hammer weighing between 13.5 to 14 kgs. The bottom part of the hammer is cylindrical in shape with a diameter of 100 millimeter and depth of 50 millimeter. The lower end is case hardened with a chamfer of 2 millimeters. A lifting handle is provided to lift the hammer. We have a locking pin here which is used to lock the hammer in position when not in use, and during the conduct of the test this can be removed. A release pin and an adjustable stop screw which can be used to adjust the height of free fall of hammer. A ratchet counter is provided to count the number of blows. The free fall of hammer is between 380 plus minus 5 millimeters. The hole of the machine should be fixed with a solid base, preferably of concrete, such that it is stable in position. The other apparatus mainly consist of a cylindrical measure of
internal diameter 75 millimeter and depth 50 millimeters. A tamping rod of length 230 millimeters and diameter 10 millimeters. A cylindrical metal cup which is case hardened on the internal sides, having internal diameter 102 millimeter and depth of 50 mm. The sample is placed in the cylindrical cup while testing. In addition, we need IS sieves of size 12.5 millimeters and 10 millimeters. These are required to select appropriate sample size. IS sieve of size 2.36 millimeter is required to sieve the sample after the test has been conducted. We also need a weighing machine of capacity 500 grams and accuracy 0.1 gram. An electronic balance conforming to this specification is the most suitable. The sample that is used during the test should be oven dried at a temperature 100 to 110 degrees centigrade for 4 hours and allowed to cool at room temperature before using in the test. Now we shall